नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। छत्तीसगढ़ राउंड अप में छत्तीसगढ़ की खबर हम दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इंदौर से मिल रही बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। भारत पे के पूर्व सह फाउंडर अशनीर ग्रोवर के बिगड़े बोल सामने आए। अशनीर ग्रोवर बोले हैं, इंदौर ने खरीदा है स्वच्छता सर्वे। ये कहना है अशनीर ग्रोवर का। सड़कों से रैपर उठाना सफाई नहीं होती, अशनीर ये कहते हैं। इंदौर में जीटो के कार्यक्रम में बोले हैं अशनीर। अशनीर के बयान पर भड़के महापौर, और उन्होंने इस बयान को इंदौर के साथ इंदौर वासियों का अपमान बताया है। इस तरह की टिप्पणी करने पर अशनीर ग्रोवर के खिलाफ मानहानि की कार्रवाई के साथ एफआईआर दर्ज होगी, ये कहा है महापौर ने। 3 साल 4 साल सुन लिया, इंदौर बड़ा ही साफ शहर है, सबसे साफ शहर है। तुमने सामने में सर्वे खरीदा है, सीधी सी बात है। अरे भाई, नीलेश में सिर्फ चिप्स के पैकेट को नहीं देते, मलबे को भी देते। हर जगह कंस्ट्रक्शन चल रही है, ठीक है। ये नहीं पता कि अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। इंदौर संवाददाता मिथिलेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आप होते कौन हैं ये सब कहने वाले? बिल्कुल, स्वच्छता की तारीफ देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, पूरा देश कर रहा है, दुनिया कर रहा है। और यकीनन जो लोग इंदौर आते हैं वो इंदौर को देखने के बाद कहते हैं कि इंदौर कितना साफ है। स्वच्छता अगर सीखनी चाहिए तो इंदौर से सीखना चाहिए। और ये इंदौर के जुनून और इंदौर वासियों की मेहनत की वजह से आज पिछले 6 सालों से इंदौर नंबर 1 है। इंदौर की जो जुनून है, इंदौर की स्वच्छता के प्रति जो आदत है वो सड़कों पर नजर आती है। इंदौर वासी न कचरा करते हैं, न कचरा जो लोग फेंकते हैं उन्हें कहते हैं ये इंदौर है, यहाँ कचरा नहीं फेंका जाता है, आप अपनी आदत को सुधारें। और यहाँ पर जो भारत पे के पूर्व फाउंडर रह चुके हैं अशनीर ग्रोवर, वो जीटो के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आते हैं और साफ साफ जिस तरीके से बात कहते हैं कि सरकार के अवार्ड को खरीदा जाता है। इसके बाद हालांकि जब कार्यक्रम के दौरान जब उन्होंने कहा तो सामने बैठे हुए जो ऑडियंस थे उन्होंने उस दौरान पर रोका और वह पीछे से आवाज आई कि इंदौर के लिए इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इंदौर के महापौर पुष्पमित्र भार्गव का कहना है ये इंदौर का अपमान है और इंदौर की स्वच्छता को लेकर जो बयान दिया गया है मानहानि के साथ कार्रवाई की बात करेंगे और मानहानि के अलावा उन पर एफआईआर दर्ज भी कराई जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से इंदौर ने अपनी मेहनत की बदौलत, आज इंदौर का जो मेहनत है उसके बदौलत इंदौर 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, इंदौर पिछले 6 साल से लगातार नंबर 1 है। सत्ता लगाने की इंदौर तैयारियों में जुटा हुआ है। जो देश का सबसे बेस्ट स्मार्ट सिटी है, वाटर प्लस सिटी है और जिसकी स्वच्छता की बात अक्सर देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि अगर सफाई सीखना है और सफाई का जुनून देखना है तो इंदौर वासियों से इससे देखना चाहिए। हालांकि इस बयान के बाद से हर इंदौर वासी के अंदर गुस्सा है, नाराजगी है, क्योंकि ये इंदौर के लोगों का अपमान है। क्योंकि इंदौर ने बड़ी मुश्किल से स्वच्छता को सहज रखा है। इंदौर का अपमान है, इंदौर वासियों का अपमान है, सफाई मित्रों का अपमान है और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का भी अपमान है, क्योंकि केंद्र सरकार ही ये कैटेगरी डिसाइड करती है, ये रेटिंग देती है, ये रैंकिंग देती है। कहीं ना कहीं कई लोगों का अपमान कर दिया है अशनीर ने। जी बिल्कुल, देखिए स्वच्छता सर्वेक्षण जब होता है तो अलग अलग टीम आती है। केंद्र सरकार के द्वारा जो टीम बनाई गई है अलग अलग पैमाने पे बाकायदा उसके सर्वे किए जाते हैं और उस दौरान पे इसकी जानकारी भी किसी को नहीं होती है। जब सर्वे के लिए टीम पहुंचती है, स्वच्छता ही से पैमाना नहीं होता, स्वच्छता के साथ में आपने शहर को कितने खूबसूरत तरीके से सजा रखा, आपकी प्लानिंग कितनी है, जो आपके वेस्ट मटेरियल निकलते हैं उसका आप इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं। क्योंकि एशिया का जो सबसे बड़ा बायो सीएनजी गैस प्लांट है वो इंदौर में ही है और हमने सिखाया इंदौर को, इंदौर के लोगों ने सिखाया पूरी दुनिया को कि कचरे से किस तरीके से खाद बनाया जाता है, किस तरीके से उसका इस्तेमाल मेथेन गैस में किया जा सकता है और मेथेन गैस का इस्तेमाल करके किस तरीके से आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को चला सकते हैं। तो हमने तमाम चीज दुनिया के अंदर हमने निश्चित तौर पर किसी भी शहर हम जाते हैं मिथिलेश, उस शहर की तारीफ करते हैं, लेकिन अशनीर पता नहीं किस मानसिकता में थे उस समय। बहुत धन्यवाद आपका मिथिलेश जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। भोपाल से बड़ी खबर, आरएसएस के पूर्व प्रचारकों ने नई पार्टी बनाई है, जनहित पार्टी। जनहित पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। आरएसएस के पूर्व प्रचारकों ने नई पार्टी के गठन पर कहा, सारी राजनीतिक पार्टियां पॉलिटिकल कल्चर की लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ हैं। नए दल से जुड़े अभय जैन ने कहा है, देश की जरूरत को ध्यान में रखते हुए
काम करेगा नया दल। संघ एक बहुत बड़ा और महान संगठन है, उसका दायरा बहुत बड़ा है, उसका दायरा राजनीतिक दल और चुनाव तक सीमित नहीं है। और संघ की इच्छा है कि भारत की पूरी राजनीति और भारतीय परंपरा, भारतीय जीवन मूल्य जिनको हिंदुत्व के नाम से पुकारते हैं, उस पर चले। और उसमें से भारतीय जनता पार्टी उसकी एक सबसे महत्वपूर्ण प्रतिनिधि बनकर के उभरी। संघ ने कभी नहीं कहा कि एक ही दल नहीं रहेगा। संघ की तो इच्छा है कि भारत में लोकतंत्र रहे, तो लोकतंत्र में दल तो ज़्यादा रहेंगे ही, और सभी दल इसी विचारधारा के हैं। उनमें होड़ लगे ना अच्छा काम करने की, एक विचारधारा के अनेक दलों में अच्छा काम करके दिखाने की होड़ लगे, ये संघ की मूल सोच है। तो इसलिए इसमें कोई परेशानी। 21 सितंबर को प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ आ रही हैं। राज्य महिला सम्मेलन में वो शामिल होंगी। 21 सितंबर को भिलाई में ये सम्मेलन होगा। सीएम भूपेश बघेल ने इस बात की जानकारी दी है। कांग्रेस सरकार की योजनाओं से लाभान्वित महिलाएं इस सम्मेलन में शामिल होंगी। वहीं सम्मेलन में महिलाओं को बड़ी सौगातें भी मिल सकती हैं। गांधी जी 21 तारीख को महिला सम्मेलन में आ रही हैं और लाखों महिलाएं उस दिन भिलाई में होंगी। प्रियंका गांधी जी 21 तारीख को महिला सम्मेलन में आ रही हैं और लाखों महिलाएं उस दिन भिलाई में होंगी। प्रियंका गांधी जी 21 तारीख को महिला सम्मेलन में आ रही हैं और लाखों महिलाएं उस दिन भिलाई में होंगी। वहीं 14 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायगढ़ के दौरे पर रहेंगे और रैली को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की सभा रायगढ़ के कोड़ा तलाई में 14 सितंबर को होनी है, जिसकी तैयारी जिला, राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारी युद्ध स्तर पर कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव कोड़ा तलाई पहुंचे और रैली की तैयारियों का जायजा लिया। अधिकारियों को सुरक्षा इंतजाम को लेकर निर्देश भी दिए। रैली में लाखों की संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी राज्य के विकास के लिए नई महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। 14 सितंबर को प्रधानमंत्री जी रायगढ़ पधार रहे हैं। रायगढ़ में प्रधानमंत्री जी राज्य के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, लोकार्पण करेंगे और यहाँ एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मैं आज सुबह से रायगढ़ में हूँ। इस क्षेत्र की जनता में प्रधानमंत्री जी के आगमन से बहुत उत्साह है। जनता प्रधानमंत्री जी की जनसभा में उपस्थित रहने के लिए स्वयं ही तैयारी कर रही है। बहुत बड़ी संख्या में जनता जनार्दन रायगढ़ की प्रधानमंत्री जी की रैली में उपस्थित रहेगी और प्रधानमंत्री जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने रायगढ़ के विकास में बहुत सहयोग किया है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी 12 सितंबर से परिवर्तन यात्रा निकालने जा रही है, जिसके लिए वाहनों का काफिला तैयार हो चुका है। काफिले में 20 गाड़ियां होंगी, जिसमें 12 एलईडी वाहन होंगे। बीजेपी जब सत्ता में थी तब विकास यात्रा निकालती थी, लेकिन इस बार परिवर्तन यात्रा बीजेपी निकालने जा रही है। परिवर्तन यात्रा की शुरुआत दंतेवाड़ा से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। सितंबर से बीजेपी परिवर्तन यात्रा निकालने जा रही है और आप ये तस्वीर सीधा मैं अपने सहयोगी सुशील से कहूंगा कि दिखाएं। पूरा आपको गाड़ी का काफिला नजर आएगा। 20 वाहन होंगे और 12 एलईडी होगा और ये सभी गाड़ियां पूरे एक साथ परिवर्तन यात्रा के रूप में निकलेगी। जब 2013 में कांग्रेस जब विपक्ष में थी तो परिवर्तन यात्रा निकाला गया था और अब भी परिवर्तन यात्रा बीजेपी निकालेगी। और आप ये तस्वीर देखिए, इस तरह के 12 एलईडी जो वाहन है वो रहेंगे और 20 ऐसे छोटे बड़े वाहन इस पूरे काफिला में शामिल होगा। 12 तारीख से इसकी शुरुआत होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर आएंगे और इस परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे। और नहीं सहीबो बदल के रहीबो, देखिए जिस तरह से छत्तीसगढ़ी में लिखा हुआ है, और औ नहीं सहीबो बदल के रहीबो। राज्य सरकार के खिलाफ एक बड़ा अभियान बीजेपी चलाने जा रही है और ये पूरा गाड़ी का काफिला बस्तर से लेकर के सरगुजा तक
चलेंगी और 2 परिवर्तन यात्रा निकलेगी अलग अलग तिथियों में। 12 तारीख से बस्तर से शुरुआत होगी और 16 तारीख से सरगुजा से शुरुआत होगी। इसके अलावा एक बड़ी बस है, उसमें जो नेता हैं जो उस प्रभारी रहेंगे उस परिवर्तन यात्रा के, तो वहाँ पर वो बसें हैं वो रहेंगी। तो आप ये देख सकते हैं ये वही बस है, जब कभी बीजेपी सत्ता में थी तो इसमें से विकास यात्रा इसी बस के माध्यम से निकाला जाता था और अब बस वही है लेकिन नाम बदला हुआ है, परिवर्तन यात्रा है, पूरी तरह से तैयार है। यहाँ पर लिफ्ट भी लगा हुआ इस बस के ऊपर, जो तमाम जो नेता रहेंगे वो वहाँ से बैठ करके भाषण दे सकेंगे, आम जनता को संबोधित कर सकेंगे और 80 से अधिक जो परिवर्तन यात्रा के दौरान सभाएं होंगी, सभी जो सभा है वो होगा। तो ये कहा जा सकता है कि राज्य सरकार के खिलाफ अब 12 सितंबर से बीजेपी परिवर्तन यात्रा निकालने जा रही है और पूरा काफिला तैयार है। कैमरा पर्सन सुशील के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। महाराष्ट्र के ढाणे से बड़ी खबर है। निर्माणाधीन बिल्डिंग की लिफ्ट गिरी है। 40 मंजिला निर्माणाधीन बिल्डिंग की लिफ्ट गिरी है। हादसे में 6 मजदूरों की मौत की खबर है। बालकुम इलाके की घटना बताई जा रही है। महाराष्ट्र के ढाणे से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां निर्माणाधीन बिल्डिंग की लिफ्ट गिर गई। 40 मंजिला निर्माणाधीन बिल्डिंग की लिफ्ट गिरी है और हादसे में 6 मजदूरों की मौत की खबर भी है। बालकुम इलाके की यह घटना। महाराष्ट्र के ढाणे से बड़ी खबर, निर्माणाधीन बिल्डिंग की लिफ्ट गिर गई। 40 मंजिला निर्माणाधीन बिल्डिंग की लिफ्ट गिरने से हादसे में 6 मजदूरों की मौत की खबर। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे, संवाददाता अमित राय जुड़े हुए हैं फोन पर। अमित, क्या कुछ जानकारी, किन परिस्थितियों में कैसे हादसा हुआ? ये ठाणे का बालकुम इलाके में रूनवाल एरिन नामक एक 40 मंजिला निर्माणाधीन इमारत है। ये हाईराइज बिल्डिंग की लिफ्ट गिरने से 6 मजदूरों की मौत की खबर है। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक हाल ही में बनकर ये बिल्डिंग तैयार हो रही है। इस बिल्डिंग की छत पर वाटर प्रूफिंग का काम शुरू हो रहा था और हादसा उस हुआ जब मजदूर जो है काम खत्म करने से 6 लोग जी काम। तो बड़ी खबर महाराष्ट्र के ठाणे से, निर्माणाधीन बिल्डिंग की लिफ्ट गिरी है। 40 मंजिला निर्माणाधीन बिल्डिंग की लिफ्ट गिरने से हादसे में 6 मजदूरों की मौत हो गई है। बालकुम इलाके की ये पूरी घटना। 40 मंजिला बिल्डिंग का निर्माण कार्य चल रहा है और इसी बिल्डिंग में एक लिफ्ट गिर जाती है जिसमें 6 मजदूरों की मौत की खबर सामने आ रही है। बालकुम इलाके की घटना बताई जा रही है। महाराष्ट्र के ढाणे से बड़ी खबर, निर्माणाधीन बिल्डिंग की लिफ्ट गिरने से 6 मजदूरों की मौत की खबर है। 40 मंजिला निर्माणाधीन बिल्डिंग की लिफ्ट गिर गई और इसकी चपेट में आने से हादसे का शिकार हुए 6 मजदूरों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। बालकुम इलाके की पूरी घटना। तो अमित राय संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अमित, 6 मजदूरों की मौत की खबर है, क्या कई मजदूर घायल भी हुए हैं इस हादसे में? जानकारी ये हमें मिली थी यहाँ पर कि जो निर्माणाधीन बिल्डिंग थी उसका जो है काम चल रहा था, उसी में लिफ्ट गिरने से ये 6 मजदूरों की मौत हुई है। हालांकि कुछ और लोग फंसे हैं या नहीं फंसे हैं, हम लगातार जो स्थानीय डीसीपी हैं, स्थानीय जो प्रशासन के लोगों से बातचीत कर, वो साफ तौर पे कहना है कि हम मौके पे मौजूद हैं। जो डेड बॉडीज है उन्हें हटाने का काम चल रहा है और कुछ लोगों को निकालने का काम चल रहा है। लेकिन बताया जा रहा था कि हाल ही में बनकर जो है तैयार इस बिल्डिंग की छत पर वाटर प्रूफिंग का काम शुरू हो रहा था और जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। हादसा जब हुआ और मजदूर जो है काम खत्म करके नीचे आ रहे थे।
बिल्कुल अमित, क्या इसमें किसी की लापरवाही अभी फिलहाल सामने आ रही है? हालांकि प्राथमिक काम यही है कि जो मजदूर दबे हुए हैं उनको बाहर निकाला जाए, लेकिन क्या किसी की लापरवाही भी कही जा सकती है इस हादसे में अमित? अभी जो है लापरवाही किसकी है ये अभी तक क्लियर जो है नहीं हो पा रहा है इस पूरे मामले में, क्योंकि उनका ये कहना था कि इसका काम जो है निर्माण। ठीक है अमित, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले ही बस्तर में सियासी बयानबाजी तेज हो गई। पूर्व मंत्री और बीजेपी प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस के पास कोई योग्य उम्मीदवार नहीं है, बाहरी लोगों को राज्यसभा सांसद बना दिया जाता है, इसीलिए पीसीसी अध्यक्ष को कोई योग्य उम्मीदवार नहीं मिलेगा। इस बयान के बाद कांग्रेस विधायक ने बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है, बस्तर की जनता ने बीजेपी के नेताओं को अयोग्य माना है, तभी तो 12 अयोग्यों को लोगों ने नकार दिया। देखिए, पीसीसी के अध्यक्ष अब किसको किसको चुनाव में लाएंगे ये कह नहीं सकते, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में नेताओं की कमी है भाई। वो तो दूसरे प्रदेश के लोगों को ला करके यहाँ पे छत्तीसगढ़िया बना करके उनको यहाँ से राज्यसभा का सांसद बनाकर भेजते हैं। 4-4 सांसद यहाँ से बनाकर भेज रहे हैं। यहाँ पर उनके पास भी योग्य उम्मीदवार नहीं है। कहीं पर योग्य उम्मीदवार नहीं रहने की बात नहीं है, ये सभी जगह योग्य है। योग्य अयोग्य तो ठहराए बीजेपी के लोगों को बस्तरवासी, केदार को योग्य ठहराए, है ना, सारे 12 के 12 विधानसभा के योग्य ठहराए हैं। ऐसे लोग इस टाइप का बयानबाजी करते हैं, ये शोभा नहीं देता। केदार को सोचना चाहिए, है ना। तो योग्यता तो अयोग्य घोषित करे तो अब यहाँ के पब्लिक कर दिए, तो इस टाइप का बयानबाजी नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल की, जहां स्वास्थ्यकर्मी हड़ताल पर हैं, जिसका खामियाजा अस्पताल में भर्ती मरीजों को उठाना पड़ रहा है। मरीज के परिजन काफी परेशान हैं और अस्पताल में सीटी स्कैन नहीं हो पा रहा। सोनोग्राफी कराने वाले मरीजों की लंबी लाइन देखने को मिल रही है। सोनोग्राफी कराने वाले मरीज 5 दिनों से अस्पताल के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन जांच नहीं हो पा रही है। परिजन मोटी रकम देकर बाहर से जांच कराने को मजबूर हैं। इसका पेट में तकलीफ है, 15 दिन से मैं एडमिट हूँ, खाना पानी नहीं खा रहा है, सीटी एक्शन हो नहीं रहा है सर। अब पैसा हम लोग के पास है नहीं, कहाँ से लाएं कि हम लोग सीटी एक्शन प्राइवेट कराएं। हम लोग के पास शक्ति नहीं है। बोलते हैं सर नहीं है, हड़ताल में गए हैं तो हम जा प्राइवेट करा, तो प्राइवेट कराने के लिए हम लोग के पास पैसा नहीं है सर। रामलाल भर्ती है, इसका पर्ची कल नामे नहीं आए, अब आज जमा करने गया तो नहीं पर्ची दिए कि हो गया, अब नहीं जमा करेंगे। सोनोग्राफी सीना मोची हो गई सर, बस सोनोग्राफी कई दिन ले आता तो नहीं हो पाता, और 5 दिन हो गई। रोज आता? हाँ, कल भी आ रहे परसों। 2 दिन तो 10 बजे से आए हैं, तो कहें कि नहीं होगा जमा, सुबह होगा। तो उस दिन आए तो उस दिन भी नहीं लिए, एक दिन सुबह आए थे तो आज लिए हैं जमा। देखिए, मेडिकल कॉलेज अस्पताल जो है उसमें व्यवस्थाओं की कमी लगातार बनी हुई है और जो संख्या है वो मरीजों की बढ़ रही है, लेकिन उसके अनुकूल या उसके अनुसार कोई व्यवस्था का निर्माण, व्यवस्था का संचालन करने की कोशिश नहीं हो रही है। लगभग हम देखेंगे तो 300 लोग एक्सरे और सोनोग्राफी के लिए भी आते हैं, लेकिन 50 लोगों से ज़्यादा एक्सरे सोनोग्राफी किसी का होता नहीं है। जब तक 300वें व्यक्ति जो नंबर लगा के खड़ा रहता है उसका नंबर आता है, तब तक उसके रोग की स्थिति क्या होती होगी 4 दिन 5 दिन में, वो भगवान ही मालिक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल की व्यवस्था में दिन पर दिन सुधार नहीं हो रहा है, व्यवस्थाएं बिगड़ रही हैं और ये लगातार पिछले 4 साल 4.5 साल से अव्यवस्था बना हुआ है। फिर अभी जो कर्मचारी हड़ताल पर गए हैं, इसमें जो स्थिति है वो एकदम बद से बदतर होती जा रही है। कोंडागांव जिले के केशकाल में हर साल देवताओं की अदालत लगती है। इस अदालत में भंगाराम माई बाकायदा कोर्ट की तर्ज पर सजा सुनाई जाती है और यहाँ दोषी देवताओं को जेल भेजने की परंपरा भी है। शनिवार को केशकाल के सुरडूंगर में देवी देवताओं की अदालत लगी, जिसमें 10 देवी देवताओं को सजा सुनाई गई और कारावास की सजा दी गई। शुरू देगा उसका पुरखा पति देवी दुर्गा
तो आई आई उन लोग माई पंच पकड़ेंगे गांव के, अपन गांव के टिकरी वाली माई शीतला माता को पकड़ेंगे, तो उसको लेके माई जी के पास आएंगे। तो हम माई जी के साथ यहाँ बैठा लेंगे, सचिव अध्यक्ष मांझी गायता रहेंगे। उसके बाद छठी करेंगे, उसके बाद ठीक है माई जी यहाँ फिर चीज ला जी पार माने वहाँ निकाल के जी पार के सौंपेंगे, नया कपड़ा में झोंकेंगे। उसके बाद ले और बाजा मोहरी के साथ पड़ गई, अपन अपन परिवार गांव में रखी हूँ देवी दुर्गा ला अपन स्थान में। ये भंगाराम माई जो है 9 परगन के देवी देवताओं का मुखिया है और राजा भैरव के ज़माने से उनको ये अधिकार दिया गया है कि 9 परगन के देवी देवताओं को अपने नियंत्रण में रखें। जब भी कभी कोई देवी या देवता जो लोगों को सताता है, परेशान करता है, विशेष रूप से जिसको यहाँ स्थानीय भाषा में बैरासू बोलते हैं, जिसका कोई मान्य। ये भंगाराम माई की वो अदालत है जहाँ पर देवी देवताओं को भी सज़ा दी जाती है। यहाँ पर 2 दिन तक लगातार अदालत चली। कल देवी देवताओं के मामले भंगाराम माई के सामने रखे गए। उसके बाद आज फैसला हुआ है और फैसले में ये जानकारी मिलकर आई है कि 8 से 10 जो ग्राम देव हैं उन्हें सज़ा दी गई है और 6 महीने साल भर का उन्हें जेल दाखिला हुआ है और साल भर 6 महीने के बाद उनकी सज़ा समाप्त होने के बाद वापस उन्हें ग्राम में पहुंचाया जाएगा। तो ये अनोखी अदालत साल में एक बार लगती है और जिसको देखने के लिए दूर दूर से तो लोग आते ही हैं, पर यहाँ पर देवी देवता आते हैं। तो ये है वो अनोखी अदालत भंगाराम माई की, जो पूरे देवी देवताओं के सुप्रीमो मानी जाती है। न्यूज़ 18 के लिए केसकाल से विवेक श्रीवास्तव। सूरजपुर जिले में भगवान राम के वनवास के पौराणिक स्थल मौजूद हैं। ऐसे में भगवान राम की आस्था भी अपार है। वहीं सूरजपुर के राजापुर गांव में भगवान राम की भक्ति में पूरा गांव डूबा हुआ है। दरअसल तस्वीरों में दिखाई दे रहा ये पत्थर गांव के एक युवक को गांव की नदी में दिखाई दिया और पत्थर को पानी में तैरता देख युवक गांव लेकर आ गया, जहां पत्थर में राम का नाम भी लिखा है। ऐसे में ग्रामीण इस पत्थर को राम सेतु का पत्थर मानकर पूजा अर्चना करने में जुट गए। ये जन्माष्टमी का बिहान दिन। अच्छा, तो क्या लगा, ये पत्थर कैसा लगा आपको? ये मेरे को लगा कि ये भगवान ही है। काहे ऊपर पानी के ऊपर तैर रहा था और उसमें लिखा हुआ भी है। उसमें लिखा हुआ भी है। तो क्या मानते, क्या है ये पत्थर? ये हम लोग का भाई भगवान है ना। भाई दूर दूर से आ रहे हैं दर्शन करने और जिस दिन से मिला उस दिन से आप लोग पूजा कर रहे हैं। हाँ, पूजा कर रहे हैं। तो गांव वाले तो सभी मान रहे हैं, हम लोग भी मान रहे हैं कि ये भगवान का ही कुछ देन है जो यहाँ ये पत्थर मिला है। सर देखिए, राम और भगवान के खाली नाम सुन रहे थे, लेकिन आज प्रगट साक्षात राजापुर में लिखा हुआ पत्थर आया है। सेतु बांधता है, भगवान कहाँ का है मालूम नहीं साक्षात। बहरहाल सूरजपुर जिले के जल, जंगल और जमीन और पहाड़ों में भगवान राम की आस्था और उनके प्रतीक, उनकी निशानियां आज भी सूरजपुर जिले में मौजूद है। ऐसे में राम भक्ति में और उनकी जो श्रद्धा है यहाँ जिले में कूट कूट के भरी है। ऐसे में ये जो पत्थर मिला है जिसे राम सेतु से जोड़कर माना जा रहा है और ग्रामीणों की आस्था इस पत्थर के को लेके, जिसमें राम का नाम उकेरा हुआ है और तब से यहाँ पर बीते 4 दिनों से यहाँ भक्तों का तांता लगा हुआ है। भगवान राम की आस्था में पूरा गाँव डूबा हुआ है। हालांकि एक और जहां भगवान राम की आस्था है, ग्रामीणों का विश्वास है, लेकिन भले ही ये पत्थर विज्ञान की रिसर्च का विषय हो, लेकिन भगवान राम की आस्था इन ग्रामीणों के लिए विज्ञान से बढ़कर नजर आ रहा है। वरुण राय, न्यूज़ 18 सूरजपुर। रायपुर में 2000 से अधिक योग साधकों ने सेतु बंध आसन का प्रदर्शन कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और इस उपलब्धि के लिए प्रदेश का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। राजधानी के बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में प्रदेश भर से आए 1100 से अधिक योग साधकों ने सेतुबंध आसन का प्रदर्शन किया। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।